नमस्कार दोस्तों, एचएस हिंदी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 8 अगस्त 2022 है और श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आइए हम आपको ले चलते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उड़ान, देश का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D1 हुआ लॉन्च। जानते हैं इसरो के मिशन की हर बड़ी बात को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज 9:18 पर अपने पहले छोटे रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को SSLV-D1 EOS-02 कहा जा रहा है। इसरो के रॉकेट SSLV-D1 ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च पैड से उड़ान भरी। 500 किलोग्राम तक अधिकतम सामान ले जाने की क्षमता वाला यह रॉकेट एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2 को लेकर जा रहा है, जिसे पहले माइक्रो सैटेलाइट 2A के नाम से जाना जाता था। इसका वजन लगभग 142 किलोग्राम है। 750 छात्रों द्वारा निर्मित आज़ादी सेट को भी लॉन्च किया गया। बता दें कि SSLV उपग्रह 6 मीटर रेजोल्यूशन वाला एक इंफ्रारेड कैमरा भी लेकर जा रहा है। इस पर एक स्पेस किड्स इंडिया द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों के 750 छात्रों द्वारा निर्मित 8 किलोग्राम का आज़ादी सैटेलाइट भी है। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा अनुसार इस परियोजना का महत्व यह है कि इसे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाया गया है। क्यों खास है ये मिशन, ये भी हम आपको बता देते हैं। यह देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इससे पहले छोटे उपग्रह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक के लिए PSLV पर निर्भर थे, तो बड़े मिशन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए GSLV और GSLV मार्क 3 का इस्तेमाल होता था। जहां PSLV को लॉन्च पैड तक लाने और असेंबल करने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता था, वहीं SSLV महज 24 से 72 घंटे के भीतर असेंबल किया जा सकता है। साथ ही इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे कहीं भी और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, फिर चाहे वो ट्रैक के पीछे लोड कर प्रक्षेपण करना हो या फिर किसी मोबाइल लॉन्च व्हीकल पर या कोई भी तैयार किया लॉन्च पैड से इसे लॉन्च करना हो। SSLV के आते ही लॉन्च के नंबर पड़ेंगे। हम पहले से ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपित कर पाएंगे, जिससे कॉमर्शियल मार्केट में भी भारत अपनी एक नई पहचान बनाएगा। साथ ही रेवेन्यू के लिहाज से भी काफ़ी फायदा होगा। इससे माइक्रो, नैनो या कोई भी 500 किलोग्राम से कम वजन में सैटेलाइट भेजे जा सकेंगे। पहले इनके लिए भी PSLV का प्रयोग होता था। अब SSLV PSLV के मुकाबले सस्ता भी होगा और PSLV पर मौजूदा लोड को कम भी करेगा। अगली खबर है उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने भी यहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर धनखड़ से मुलाकात की। धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किए जाने के तुरंत बाद ये मुलाकातें हुई। धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्षी दलों की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने 182 वोट हासिल किए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। इस चुनाव में जगदीप धनखड़ ने 528 वोटों के साथ जीत हासिल की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए थे। इनमें से 710 वोट वैध और 15 वोट अवैध पाए गए। अब जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे और 11 अगस्त को वो शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो। अब विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में अच्छी खबर पर रुख करते हैं। भारत का विदेश मुद्रा भंडार एक बार फिर से बढ़ गया है। इसके पीछे की वजह है विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना। 29 जुलाई को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इससे पहले लगातार 4 हफ्ते तक कमी देखी गई थी। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में लगभग हर रोज़ तेजी देखी गई। उस दौरान काफ़ी मात्रा में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में पैसा लगाया। 4 हफ्ते बाद जारी की गई डेटा में RBI ने जानकारी दी कि 29 जुलाई 2022 को सप्ताह के अंत होते होते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 573.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो बीते जुलाई के पहले हफ्ते में 8.062 डॉलर घटकर 580.252 डॉलर रह गया था। जुलाई के आखिरी सप्ताह में गोल्ड रिजर्व का मूल्य 1.140 अरब डॉलर बढ़कर 39.642 अरब डॉलर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा विशेष आहरण अधिकार में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहां 2.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 17.985 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। IMF में रखे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.1 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है, जिसके बाद रिजर्व डॉलर 4.991 अरब के पार पहुंच गया है। विदेशी निवेश में भी वृद्धि आई है। हाल ही में RBI के गवर्नर
शक्तिकांत दास ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 13.6 अरब डॉलर था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.6 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। अब खबर है हर घर तिरंगा कैंपेन की तरफ से। इस बार आज़ादी का पर्व कुछ खास होगा। देश की आज़ादी की 75 सालों का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य है कि देश के हर घर पर 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा लहराया जाए। इसके लिए कई तरह की तैयारियां भी की जा रही है। इसी कड़ी में अब एक फैसला और लिया गया है। इसके तहत अब 15 अगस्त तक पोस्ट ऑफिस रोजाना खुलेंगे। 7 से 9 अगस्त और 14 अगस्त के छुट्टी के दिन भी पोस्ट ऑफिस में एक स्पेशल काउंटर बनाया जाएगा, जहां से तिरंगा खरीदा जा सकता है। जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए कहां से खरीदे तिरंगा, इसके लिए सरकार ने बताया कि आज़ादी के जश्न को खास बनाने के लिए और हर घर तिरंगा उपलब्ध करवाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति को सस्ते दाम पर तिरंगा उपलब्ध हो सके, इसके लिए डाकघर से खरीद की सुविधा दी जा रही है। पोस्ट ऑफिस आपके घर पर सिर्फ 25 रुपये में झंडा पहुंचा सकता है। इसके लिए होम डिलीवरी का कोई शुल्क नहीं है। यह सिर्फ तिरंगे की बनवाई में लगने वाली कीमत है। पोस्ट ऑफिस से तिरंगे की यह बिक्री 1 अगस्त से शुरू हो गई है। इसे ऑनलाइन प्रक्रिया मंगाने की क्या है, ये भी जान लीजिए। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए भारतीय पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट www.epostoffice.government.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद होम पेज पर बने तिरंगे पर क्लिक करें। लॉगिन के साथ अपनी जानकारी, पता, तिरंगे की संख्या, मोबाइल नंबर आदि डिटेल भी भरें। अपना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए पेमेंट करें। आपका तिरंगा आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन इन 7 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला है, झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। तीसरा, झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता। चौथा है, झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। पांचवा, किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए। छठा है, झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा। और सातवां है, किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या इससे ऊपर नहीं फहराया जाना। अगली खबर बिहार से है। बिहार सरकार ने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर कुछ चुनिंदा श्रेणियों के ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है जिन्होंने अपनी जेल की आधी सजा काट ली है। बिहार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि राज्य के गृह विभाग की एक जांच समिति को कैदियों की रिकॉर्ड की समीक्षा करने तथा सजा में विशेष छूट दिए जाने के योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह विशेष फैसला लिया गया। मंत्री ने कहा, यह राज्य सरकार द्वारा लिया गया प्रमुख फैसला है। अपनी जेल की आधी सजा काट चुके कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कैदियों को रिहा किया जाएगा। गृह मंत्री की राज्य स्तरीय जांच समिति को कैदियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और बिहार में विभिन्न जेलों में इस छूट के लिए योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, समिति ये निश्चित करेगी कि कुख्यात अपराधी, बार बार अपराध करने वाले अपराधी और प्रतिबंधित श्रेणियों में आने वाले कैदी इस खास छूट के दायरे में नहीं आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के तहत कुछ श्रेणी को कैदियों को विशेष छूट देने को कहा गया है। बता दें कि शुक्रवार को पटना में नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें करीब 23 एजेंडों पर मोहर लगी थी। कैबिनेट ने क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस फोर्स में इजाफा करने के साथ ही बिहार के बड़े जिला जैसे मुजफ्फरपुर समेत कुल 11 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद के सृजन को भी मंजूरी दी है। अब अगली खबर का रुख करते हैं केरल से। कोच्चि में नेशनल हाईवे पर गड्ढे के कारण एक स्कूटर चालक की मौत के बाद केरल हाई कोर्ट ने शनिवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गड्ढों को तुरंत भरने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि एर्नाकुलम जिले के नेंदू बस्सेरी नेशनल हाईवे पर गड्ढे के कारण शुक्रवार को 52 वर्ष के परवूर निवासी हाशिम की मौत हो गई।
अंगमाली एडापल्ली रोड के पास नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। इस हादसा में स्कूटर सवार के गड्ढे में फंसकर गिरने के बाद एक लॉरी ने उनको कुचल दिया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस हादसे के बाद केरल लोक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने कहा कि नेशनल हाईवे पर गड्ढों के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के ठेकेदारों पर पीडब्ल्यूडी ने सख्त कार्रवाई की है। केंद्र सरकार को भी ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की समस्याओं में पीडब्ल्यूडी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर पीडब्ल्यूडी इस प्रकार के कदम उठाता है तो ये संघीय कानूनों का उल्लंघन होगा। वैसे ठेकेदार जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और उनके नंबर को सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार इस प्रकार के ठेकेदारों के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में केस दर्ज करना चाहिए। केरल के इंडस्ट्री और लेबर मंत्री पी राजीव ने इस घटना पर कहा कि नेशनल हाईवे पर गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत का मामला गंभीर है। ये सड़कें वैसी हैं जो टोल वसूल कर काम करती हैं। इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनियों की होती है जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही हैं। NHAI को संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई करने से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में NHAI के अधिकारी को तुरंत बुलाया गया। अब खबर है दिल्ली के वायु प्रदूषण से संबंधित। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए संशोधित वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना सामान्य तिथि से 15 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर से लागू होगी। संशोधित योजना दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए CAQM द्वारा तैयार नीति का हिस्सा है। यह पूर्वानुमान के आधार पर अग्र सक्रिय तरीके से प्रतिबंधित करने को ध्यान केंद्रित करेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह जानकारी दी है। आयोग ने स्थिति की गंभीरता के अनुरूप प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू GRAP में विस्तृत संशोधन के रूप में किया है। संशोधित योजना दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए CAQM द्वारा तैयार नीति का हिस्सा है। यह पूर्वानुमान के आधार पर अग्र सक्रिय तरीके से प्रतिबंध लागू करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और इसके तहत पाबंदियां 3 दिन पहले से लगाई जा सकती हैं। इससे पहले अधिकारी वातावरण PM10 और PM2.5 का स्तर एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ही प्रदूषण से निपटने के उपाय लागू करते थे। नई योजना के तहत दिल्ली और NCR के जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से अधिक होने पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS4 मानक तक के सभी 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2017 में GRP को अधिसूचित किया था कि यह सामान्य तौर पर 15 अक्टूबर से लागू होता है, जब वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि शुरू होती है। राज्य की एजेंसी एवं संबंधित विभागों को भेजे गए संवाद के अनुसार CAQM ने अब इसे 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया है। अब अगली खबर है नई दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भारत की कलात्मक परंपरा का जश्न मनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और हमारी कलात्मक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से एक अन्य ट्वीट को रीट्वीट कर मोदी ने कहा, बुनकरों के लिए विचार और नवाचार करने का एक शानदार अवसर है। स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े उन सभी युवाओं से भाग लेने का आग्रह है। हाथकरघा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए आवेदन करने के लिए लिंक साझा करते हुए गोयल ने ट्वीट किया, हाथकरघा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज हमारे हाथकरघा बुनकरों के लिए कम कठिन परिश्रम के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए तकनीकी रूप से उन्नत हाथकरघा विकसित करने के लिए लागत प्रभावी समाधान खोजने का सुनहरा अवसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। शाह ने कहा, भारत का हथकरघा क्षेत्र हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने और इस प्राचीन भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य देशवासियों को स्वदेशी बुनकरों द्वारा बुने गए हथकरघा उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आइए हम अपनी हथकरघा विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने और अपने हथकरघा बुनकर को विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाएं। अब अगली खबर है सौंदर्य जगत से। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब वर्जीनिया की
आर्या वाल्वेकर ने अपने नाम कर लिया है। महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने कमाल कर दिखाया है। भारतीय अमेरिकी आर्या वाल्वेकर को न्यू जर्सी में आयोजित एक कंपटीशन में मिस इंडिया यूएसए का 2022 का ताज पहनाया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम करने वाली आर्या वाल्वेकर एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। वो खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहती हैं। इस बारे में उन्होंने कहा, खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देखना और फिल्मों और टीवी में काम करना मेरा बचपन का सपना रहा है। इसके अलावा आर्या को नई जगह की खोज करना, खाना बनाना और डिबेट करने के भी शौक रहे हैं। अब खबर है रूस और यूक्रेन के युद्ध की ताज़ा अपडेट की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि जापोरिज्जिया स्थित यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूसी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है। IAEA के महानिदेशक ने शुक्रवार को परिषद में हुई गोलाबारी के बाद इसकी स्थिति के बारे में चेतावनी जारी की है। राफेल मारियानो ग्रासी ने एक बयान में कहा कि मैं यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कल की गई गोलाबारी से बेहद चिंतित हूँ। यह एक परमाणु आपदा के वास्तविक जोखिम को रेखांकित करता है। यह यूक्रेन और उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है। यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के मंत्री अलेक्जेंडर कुब्राकोव ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एक विदेशी ध्वज वाला जहाज यूक्रेन पहुंचा। यह जहाज अनाज से लदा है। बारबाडोस के झंडे के साथ एक सामान्य मालवाहक जहाज फुलमार US यूक्रेन के चार्नोमोर्स्क बंदरगाह पर खड़ा है। कुब्राकोव ने फेसबुक पर लिखा है, हम ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि हमारे बंदरगाह पर अधिक से अधिक जहाज आएँ और हम उन्हें संभाल सकें। हम 2 सप्ताह में प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 जहाज़ों तक पहुंचने के लिए योजना बना रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सहयोगी माइखाइलो पोडोलिक ने कहा है कि उत्तर मैसेडोनिया रूस के आक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए यूक्रेन को टैंक और विमानों की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है। पोडोलिक ने ट्विटर पर लिखा है कि G20 के आधे से अधिक राष्ट्र आज साहस दिखा रहे हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की तरह यूक्रेन को टैंक और विमानों के रूप में सहयोग कर रहे हैं। उत्तरी मैसेडोनिया के रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते पुष्टि की कि वह यूक्रेन को सोवियत युग के टैंकों की आपूर्ति करेगा, लेकिन विमान के बारे में उन्हें कुछ नहीं। पहले हम आपको ले चलते हैं खेल जगत की खबर की तरफ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 10वें दिन निखत जरीन ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है। उन्होंने वीमेंस लाइट फ्लाइट कैटेगरी के फाइनल में उत्तरी आयरलैंड के कार्ले मैकनॉल को 5-0 से हरा दिया। टीम इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स में यह 48वां गोल्ड मेडल है, जबकि बॉक्सिंग में यह तीसरा गोल्ड मेडल है। दिलचस्प बात यह है कि निखत पहली बार देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीती हैं। निखत ने पहले ही राउंड से दमदार शुरुआत की और उसे आखिरी राउंड तक बरकरार रखा। उन्होंने इस मुकाबले को 5-0 से जीतकर कीर्तिमान रच दिया। निखत का भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पहला मेडल है। निखत से पहले रविवार को ही बॉक्सिंग में 2 और गोल्ड मेडल मिले हैं। विमेंस कैटेगरी में नीतू और मेंस कैटेगरी में अमित पंघल ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। निखत सेमीफाइनल में शानदार खेली थी। उन्हें इंग्लैंड की बॉक्सर 5-0 से हराया था। इस मैच के बाद उनके चेहरे पर गोल्ड जीतने का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। निखत ने सेमीफाइनल के प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए फाइनल में भी पंच जड़ दिया और भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। गौरतलब बात यह है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रविवार को खबर लिखने तक 17 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। टीम इंडिया मेडल टैली में चौथे स्थान पर आ गई है। भारत ने गोल्ड के साथ साथ 12 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। उसने अभी तक कुल 48 मेडल जीते हैं। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 61 गोल्ड मेडल और 51 सिल्वर मेडल और 52 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम से ही एक और खबर आ रही है कि कॉमनवेल्थ गेम के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। एथलेटिक्स में एडोल्फ पॉल की अगुवाई में भारत ने रविवार को ट्रिपल जंप स्पर्धा में पहले 2 स्थान पर कब्जा जमाकर इतिहास रचा। वहीं इसके बाद भारत के संदीप कुमार को पुरुषों की 10,000 मीटर पैदल चाल में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। संदीप ने 38 घंटे 49 मिनट 21 मिनट का समय निकाला। इससे वह स्वर्ण पदक विजेता कनाडा के इवान डम्फी को और रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया के डेक्लान टिनगे से पीछे रहे। स्पर्धा में एक अन्य भारतीय अमित खत्री सत्र के सर्वश्रेष्ठ 43 घंटे 4 मिनट 97 से 9वें स्थान पर रहे।
इसके साथ ही देश की स्टार जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रविवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने इन खेलों में महिला जेवलिन थ्रो का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और एथलेटिक्स में भारत के खाते में एक और पदक जोड़ा। यूपी के मेरठ से ताल्लुक़ रखने वाली अन्नू 60 मीटर दूर भाला फेंकते हुए तीसरे नंबर पर रहीं। इस स्पर्धा के गोल्ड और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया के खाते में रहे। केल्सी ली बार्बर ने सोने का तमगा हासिल किया, वहीं मैकेंजी लिटिल ने सिल्वर मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी अन्नू ने अपने चौथे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंका। वह कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन गई है। अन्नू ने इससे पहले 2014 के इंचियोन एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब खबर है मनोरंजन जगत से। टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में शामिल तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि इसमें फैंस को खुश करने की कोई वजह नहीं थी। पिछले दिनों खबर आई कि शो पर तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा पार्ट से अलग हो चुके हैं। कभी रिपोर्ट्स आई कि मेकर्स शैलेश को मनाने में लगे हुए हैं, तो उसी बीच उनके नए शो वाह भाई वाह का प्रोमो भी आ गया, लेकिन पूरे मामले पर प्रोड्यूसर की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने एक्टर के शो से जाने पर खुलकर ऐसी बात कही है जो कि काफ़ी हैरान करने वाली है। रिपोर्ट्स में सामने आया कि तारक मेहता को उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर एक्टर से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसमें एक नियम ये भी होता है कि जब तक वो शो पर हैं तब तक वे किसी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। ऐसे में शैलेश ही नहीं, कई और एक्टर्स भी जो शो के लिए शूट करने के बाद महीने के बाकी दिनों में कोई और काम नहीं कर पाते, जबकि उनके पास में काफ़ी समय होता है। कहा गया कि शैलेश ने मेकर्स से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शूट के साथ साथ अपने नए शो पर काम करने के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन उनसे कहा गया कि अगर उन्हें यह परमिशन दी गई तो बाकी एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बदलने पड़ेंगे। इसलिए शैलेश को कॉन्ट्रैक्ट में छूट नहीं दी गई और उन्होंने ये शो छोड़ दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोड्यूसर ने एक फैन पेज से बात करते हुए कहा, देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं सबको साथ में जोड़कर रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई उनके साथ नहीं आना चाहते, यदि उनका पेट भर गया है और उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है या उनको और कुछ करना चाहिए और उनको भगवान ने प्रतिभा दी है, तो उनको सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वो नहीं समझना चाहते, मैं फिर भी उनको कहता हूँ कि भाई सोचिए समझिए, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो शो रुकेगा नहीं। शैलेश की जगह किसी नए कलाकार को लाने की तरफ इशारा करते हुए असित ने कहा, नए तारक मेहता जरूर आएंगे, पुराने तारक मेहता आएंगे तो भी खुशी की बात है, नए तारक मेहता आएंगे तब भी खुशी होगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, बस हमारे दर्शकों के चेहरे पर स्माइल बनी रहे। इसी बीच रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शो पर टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनाथकट भी शो छोड़ रहे हैं। इस पर भी अभी तक राज या मेकर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन असित कुमार मोदी का मूड तय दिख रहा है कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव करने वाले। अब हम जानते हैं मौसम की जानकारी। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। राजस्थान में हल्की से लेकर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उड़ीसा में अगले 3 दिन के दौरान बहुत बारिश होने का अनुमान है। उड़ीसा के कुछ हिस्सों में रविवार को बहुत भारी स्तर की बारिश हुई और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव क्षेत्र के कारण राज्य में अगले 3 दिन के दौरान और बारिश होने का अनुमान है। मौसम कार्यालय ने कहा कि शनिवार को बना निम्न दबाव क्षेत्र उड़ीसा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित हो गया है। भुवनेश्वर मौसम विभाग के केंद्र ने बताया है कि अगले 48 घंटे के दौरान इसके और जोर पकड़ने और उत्तर पश्चिम में उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने का अनुमान है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान राज्य के 1-2 स्थान पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे HS न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।